उम्मीद है आप लोग एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बीएससी फर्स्ट ईयर में आने की 100% चांस हैं। तो इससे पहले लेक्चर में जैसे कि बॉटनी और जूलॉजी के ऑलरेडी एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जा रही है। अभी डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर में एग्ज़ाम हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। साइटोलॉजी और जेनेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए थे, उन्हीं में से सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आज 7 फरवरी को अभी साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इम्यूनोलॉजी कंबाइन एक पेपर हुआ है डीडीयू यूनिवर्सिटी में। उसमें 2-3 क्वेश्चन केवल बाहर से थे, बाकी 40 में से 35-36 क्वेश्चन सब वहीं से मिल रहे थे जहाँ से करवाया था। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर को चूज करना है। तो इसमें देखिए, पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड इन 2 एटम्स। तो इसमें ऑप्शन है पहला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को अगर देखा जाए तो N2, नाइट्रोजन के बीच में कितने होते हैं? 3 बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 3 बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? नाइट्रोजन की और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों इनका सेम होगा बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि इसमें बॉन्ड सेम है। फिर नंबर 2 पे आएगा ऑक्सीजन, नंबर 3 पे हाइड्रोजन। तो इसमें देंगे ऑप्शन पहला है नाइट्रोजन इज इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड, देन उसके बाद में क्या है? हाइड्रोजन, फिर है ऑक्सीजन। तो ये गलत हो जाएगा। और एक बात याद रखना, जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड ऑर्डर में इसको काउंट नहीं किया जाता है। जो सिंपली बॉन्ड सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड सिग्मा और पाई, इनको इंक्लूड किया जाता है। बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इसमें काउंट नहीं करते हैं। तो पहले ऑप्शन में देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पहले आ रहा है, जबकि हाइड्रोजन सबसे लास्ट में जाएगा। इसमें केवल 1 बॉन्ड होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इसमें सबसे कम है। दूसरे में क्या है? नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन आ जा रहा है, मतलब ये भी गलत। फिर है ऑप्शन N2CO, N2 फिर O2, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पहले आ रहा है। तो राइट आंसर आपका पहला ही होगा। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत है, ये O2 होना चाहिए, यहाँ पे H2। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इन फॉलोइंग एटम्स चूज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें से कौन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है? तो बात की जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो जब आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं, तो इस साइड में नीचे से ऊपर को बढ़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लेफ्ट से राइट जाने में तो सबसे राइट में कौन से प्रेजेंट होते हैं? हैलोजन। हैलोजन की बात की जाए तो सबसे राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। उसमें भी ऊपर से नीचे जाओगे तो घटेगी, ठीक है, मैंने इसीलिए एरो बनाया है नीचे से ऊपर बढ़ती है। तो सबसे टॉप पे होता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर होती है क्लोरीन की, इसके बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन सब की होती है, ठीक है, फास्फोरस है, सल्फर है। तो पहली सबसे अधिक लगभग 4.2 के करीब में होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, और क्लोरीन की 3.4 के करीब होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, अमंग F माइनस क्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और
आयोडीन माइनस, विच इज़ द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से कौन सा सबसे स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है, जब हैलोजन की बात की जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो रिड्यूसिंग पावर जो है नीचे जाने पे इंक्रीज करती है। क्या होता है? इंक्रीज। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट होगा आयोडीन। ठीक है, आप आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन। नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4, हु मोलिक्यूल हैज मोर बॉन्ड एनर्जी, इनमें से कौन सा मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी वाला मॉलिक्यूल्स है। तो देखो बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं, अगर इसमें पहले हाइब्रिडाइजेशन देखें किस तरह का है। तो हाइब्रिडाइजेशन, ये कैसे हाइब्रिडाइज है कार्बन, ये sp3 है। कैसे? sp3। इसमें देखिए आप, पहला जो ऑप्शन है आपका sp3, फिर दूसरा जो CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो एक पाई बॉन्ड होगा, अगर पाई बॉन्ड इक्वल टू 0 तो कैसा होगा? sp3। अगर पाई बॉन्ड इक्वल टू 1, एक पाई बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर पाई बॉन्ड कितने होंगे? 2, तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ठीक है, तो इसमें देखा जाए पाई बॉन्ड एक भी नहीं है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? पाई बॉन्ड 0 है तो इसमें कितना होगा? sp3 होगा इसका। फिर ऑप्शन बी में एक सिग्मा एक पाई, तो एक पाई बॉन्ड आ गया मतलब sp2, और ये कैसा होगा? sp3। ये है sp, सॉरी, और ये है sp2 और ये है sp3। ठीक है, तो इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद में इसमें देखेंगे यस कैरेक्टर। तो पहले वाले में देखो तो यस कैरेक्टर कितना है? 33.3%। और इसमें कितना है? इसमें अगर देखा जाए, इसमें है 25%। और सेकंड वाले में 33.3% और लास्ट वाले में 50% है। तो यस कैरेक्टर देखा जाए तो sp में सबसे ज़्यादा है, फिर sp2, फिर उसके बाद में लास्ट में है sp3। तो यस कैरेक्टर जो होता है, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जिसमें ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, मोर एस कैरेक्टर, तो मोर बॉन्ड एनर्जी। तो इस तरह से ये आंसर मिल जाएगा हमको। और दूसरा भी मेथड लगा सकते हो। देखो इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड को उससे ज़्यादा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में लगेगी। तो मोर बॉन्ड एनर्जी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन फॉलोइंग पेयर्स चूज मोर कोवेलेंट। ये कुछ दिए हुए हैं कंपाउंड, इनमें से मोर कोवेलेंट चूज करना है। ये दो पेयर दिए हुए हैं, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा कोवेलेंट है। तो इसको फजांस रूल के थ्रू हम लोग देखते हैं। आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर को फजांस रूल के थ्रू देखते हैं। फजांस रूल का पूरा एक कंप्लीट लेक्चर अपलोड है, आप लोग जाके देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसमें होता क्या है, इसके लिए फजांस, देखो आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने का सीधी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। जो कैटायन होता है, कैटायन हो स्मॉल साइज का, और जो एनायन होता है, एनायन होना चाहिए लार्ज साइज का। बस बात बन जाएगी, इतना अगर ढूंढ लिए काम तमाम। कैटायन स्मॉल साइज का और एनायन लार्ज साइज का, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा। तो इसमें देखो पहले में बात की जाए तो कैटायन कौन है? कॉपर, मतलब कैटायन है सेम, तो कैटायन तो सेम हो गया। अब देखेंगे एनायन ऑक्सीजन है फिर सल्फर है, तो ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में आते हैं, O से T पो। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो नीचे जाने पे आकार बढ़ता है, मतलब नीचे जाने पे आकार बढ़ता है, तो ऑक्सीजन से सल्फर का आकार बड़ा होगा। तो एनायन का जिसका लार्ज साइज होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो इसमें देखो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है बड़ा आकार सल्फर का, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ये। तो इस पेयर में कौन सा मोस्ट कोवेलेंट है? CuS, कॉपर सल्फाइड। फिर है ऑप्शन 2 में देखें तो LiCl, KCl। इसमें Cl एनायन समान है,
एनायन जो है सेम है, और कैटायन देखो डिफरेंट है। तो कैटायन जो स्मॉल होगा, आपको बताए थे ना, कैटायन स्मॉल साइज का होना चाहिए। तो पोटेशियम बड़ा होता है और इसका लिथियम का जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा LiCl। फिर है SnCl2 और SnCl4। तो इसमें बात की जाए अगर, तो ये तो समान है, क्या है, समान है, और कैटायन एनायन दोनों समान है। तब देखा जाता है चार्ज, क्या देखा जाता है, चार्ज। तो ये देखो Sn जो है Cl2 वाला, इस पे +2 चार्ज है और इस पे कितना है, +4। एक Cl पे, एक क्लोरीन पे, एक माइनस चार्ज होता है। 4 जुड़े हैं मतलब 4 माइनस चार्ज जुड़े हैं, तो इस पे कितना हुआ, 4+। तो 4+ और ये 2+। अब इसका साइज इससे कंपेयर किया जाए तो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है, सेम स्पीसीज की बात की जाए, तो जब चार्ज बढ़ता है तो उसका साइज घटता है। क्यों घटता है, लेक्चर में कंप्लीट बताएंगे पूरी। इसमें देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इतना याद रखिए, अगर सेम स्पीसीज की बात की जा रही है तो उसमें जिसका चार्ज मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव चार्ज, उसका साइज बहुत ही छोटा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SnCl4। फिर है CuCl KCl। तो इसमें Cl और Cl क्या है, Cl और Cl समान है। तो पोटेशियम और कॉपर में देखा जाए तो पोटेशियम का आकार बड़ा होता है, क्योंकि ये 4th पीरियड से है, ये 3rd पीरियड से है। तो Cu छोटा होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा CuCl। अब मैच करिए, देखो पहले में CuS, तो CuS, अब CuS, फिर ये दो तो अपने आप गलत ही हो जाएंगे। नीचे वाले जो दो हैं, कॉपर ऑक्साइड, तो पहले वाले में कौन सा करेक्ट है, कॉपर सल्फाइड, तो वो 2 ही में मिल रहा है, तो इस तरह से ये 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर बात आती है सेकंड वाले में, तो इसमें LiCl होना चाहिए, और इसमें क्या आ गया, SnCl4। तो ये आपका पहला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्रीज। इसमें से कौन सी स्पीसीज है जिसमें 120 डिग्री बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल है। अब देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि सब में जितनी भी स्पीसीज है सब 120 डिग्री एंगल ही रखती होंगी। तो बात की जाए ClF3 की, क्लोरीन से 3 F जुड़े हैं। फिर है NCl, तो सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं NCl3। फिर इसके बाद में क्या है, BCl3। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हो और जो बोरान ट्राइक्लोराइड इसका डिफरेंट बनाया हो, तो इसका आंसर मिलेगा आपको। फिर है PH3 फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड, ठीक है। तो इसमें देखा जाए शेप, अब देखो ये पूरा एक जो सर्कल होता है 360 डिग्री। कितना होता है आप लोगों को पता ही है। इसको जब 3 पार्टों में डिवाइड करोगे बराबर, तो 120 डिग्री आएगा। किसी भी सर्कल को जो 360 डिग्री का है, पूरा एंगल इसका कितना होता है सर्कल का, 360। इसको जब 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक एंगल जो इसके तीनों एंगल होंगे कितने होंगे, 120 डिग्री होंगे। तो जितने भी हैं मॉलिक्यूल्स यहाँ बने हुए, वो सब 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं पूरे को। लेकिन समस्या क्या है, क्लोरीन के पास देखा जाए तो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 3 यूज हुए हैं, बचे हैं इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है 2 लोन पेयर इस तरह से अरेंज होंगे। तो ये भी तो कुछ बॉन्ड एंगल लेंगे ना, तो इसको रिपेल कर देंगे इधर उधर, तो इसमें 120 से कम हो जाएगा। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन की, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वैलेंसी 5 होती, इसका भी 1 लोन पेयर बचा हुआ है, तो ये भी 120 से कम कर देगा, ये बॉन्ड को रिपेल करेगा। होना चाहिए 120 है, लेकिन हो जाता है 109 डिग्री 8 मिनट, ठीक है। इस तरह से इसका भी कम हो जाएगा। PH3 की बात की जाए तो इसमें भी 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि ये नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप में आते हैं, इसमें इसकी वैलेंसी भी 5 होती है। BCl की बात की जाए, BCl3, तो इसमें कोई लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये मैक्सिमम दूरी पे अरेंज होंगे और इनके बीच का जो एंगल है, बॉन्ड एंगल, वो 120 डिग्री होगा। तो राइट आंसर आपका चला जाए ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर।
तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। साथ साथ में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। इसमें से कौन सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका है। तो देखो बात की जा रही है बॉन्ड ऑर्डर की। जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर भी बराबर होगा। इसकी बात की जाए तो O2 ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 2 ऑक्सीजन है तो 16 हो जाएंगे, कितने 16 इलेक्ट्रॉन्स। और नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन पे 8 होंगे, लेकिन प्लस चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका चला गया तो 7 बचेंगे, और 7 ही नाइट्रोजन के पास, 7 7 14। तो सेम हुआ नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। अगला है CN-, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और ये के माइनस लगा 8, और 6 कार्बन के होते हैं 8 और 6 8 और 6 14 14। फिर ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8 और कार्बन के पास 6, तो 8 और 6 14। तो ये क्या हो गया सेम, तो राइट आंसर आपका मिल गया ऑप्शन बी। आगे भी देख ले, 7 और 7 14, 8 दूनी 16 1 17, गलत हो गया ऑप्शन। 8 और 6 14, 7 और 8 15, गलत हुआ ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर, इस तरह की स्पीसीज दी हुई हैं जिसका इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। ये ट्रिक है, याद रखिए, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें पूछा इंट्रामोलिकुलर, क्या पूछा इंट्रामोलिकुलर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक होती है इंट्रामोलिकुलर और एक होती है इंटरमोलिकुलर। तो H2O2 में इंटरमोलिकुलर, हाइड्रोजन साइनाइड में इसमें भी इंटरमोलिकुलर, सेलुलोज में इंट्रामोलिकुलर होती है, और जो एसिटिक एसिड इसमें भी इंटरमोलिकुलर, ठीक है। आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग BSc वर्ल्ड अमर सिंह, आपको लेक्चर मिल जाएगा, अच्छे देख लेना, समझ में आ जाएगा। बढ़िया समझाएं बहुत कम समय में, लगभग वही 20-25 मिनट का वीडियो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरा समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 9, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2+ और NO3- एंड NH4+ रिस्पेक्टिवली आर। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है आपको, क्या पूछा हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको बता दें NO2+, NO3- और NH4+ का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अभी आपको बताए थे हाइब्रिडाइजेशन के लिए पाई = 0, पाई बॉन्डों की संख्या 0 होगी तो कितना होगा sp3। अगर पाई एक बॉन्ड पाई प्रेजेंट होगा तो sp2। अगर पाई की संख्या, पाई बॉन्ड की संख्या 2 होगी तो sp। अब इसमें देखिए आप, इसमें कितने हैं, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, मतलब 2 पाई हैं इसमें, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। इसमें देखिए 1 सिग्मा 1 पाई सिग्मा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसमें पाई 1 आ रहा है पूरे मॉलिक्यूल में, 1 पाई बॉन्ड, तो ये कैसा होगा sp2। और इसमें एक भी पाई नहीं है, पाई 0, तो ये कैसा होगा sp3। तो आपका जो आंसर है sp2 फिर sp3 आना चाहिए, पहले sp फिर sp2 sp3, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह से निकाल लेंगे, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। इसमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल है। तो आप लोग इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। उसी तरह से करेंगे जैसे 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 8 3 24, 2 माइनस लगा, 24 2 26, 26 और 6 32। इसी तरह से आप लोग इसको काउंट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट ज्योमेट्री, नहीं इसका ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर जेनान टेट्राफ्लोराइड आर। तो जेनान टेट्राफ्लोराइड है जो वो इस तरह से होता है कुछ, ये है आपका जेनॉन 1
अक्री गैस है, इनर्ट गैस है, ठीक है। इसके पास आउटर सेल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इनर्ट बोलते हैं, इनर्ट गैसेस हैं। जेनान टेट्राफ्लोराइड, तो इससे चार, इस तरह से 4 फ्लोराइड जुड़े हुए हैं, 4 फ्लोराइड। इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 बॉन्ड बना लिए, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 लोन पेयर के रूप में इस तरह से अरेंज होते हैं। तो इसका जो शेप होता है वो ओक्टाहेड्रल sp3d2 हाइब्रिडाइज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओक्टाहेड्रल sp3d2 हाइब्रिडाइज। क्वेश्चन नंबर 12, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है। तो पहला ऑप्शन है PH3 एंड BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो सही पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला तो सही है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि PH5 तो संभव है, क्योंकि फास्फोरस जो होता है इसकी वैलेंसी होती है 5, तो मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, 5 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। लेकिन BeCl3 जो BeCl5 है, तो बिस्मिथ की बात की जाएगा, किसकी, बिस्मिथ की, तो ये फास्फोरस नहीं बना पाएगा, लेकिन बिस्मिथ में सेल्स होती हैं तो ये एक्साइटेड स्टेट में बना सकता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है बी, p pi d pi बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2, तो इसमें देखिए बात की जा रही है SO2, हाँ तो ये SO2 ऑक्सीजन और सल्फर इन दोनों में डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि ये किस ग्रुप से हैं, ये सेकंड ग्रुप के बाद वाले हैं। तो ये भी राइट आंसर, ये मतलब ऑप्शन सही है और पूछा है रॉन्ग। ऑप्शन है सी, सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड एंड CH4 मेथेन हैव सेम शेप, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि रॉन्ग ही पूछा था। सेलेनियम, अगर बात की जाए सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड की, तो ये इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, 4 फ्लोरीन होंगे और एक इसके पास लोन पेयर होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 4 बॉन्ड बनाए, 1 लोन पेयर रहेगा। बात करें मेथेन की, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका शेप इस तरह से होता है और इसका शेप चेंज होता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, तो बात इसका ऑप्शन ए, डायमंड जो हीरा होता है और सिलिकॉन कार्बाइड, इनका शेप जो होता है ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं होता है। तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल BSc वर्ल्ड अमर सिंह, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी के MCQ प्रैक्टिस, और देखिए आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर के लगभग एग्ज़ाम हो ही रहे हैं, ठीक है, तो उसका जितना भी मटेरियल है एग्ज़ाम से रिलेटेड सब आपको आप तक पहुंचता रहेगा। और सेमेस्टर सेकंड की बात करें तो पूरा डिटेल्ड सिलेबस पढ़ाएंगे, उसके बाद में MCQ भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए